ऑलराइट, वेलकम बैक। आ गए वापस। आप सुन रहे हैं हॉट FM 105, कराची का ये नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। ये हम नहीं आप कहते हैं। और जैसे कि कुछ देर पहले भी हमने 2-3 गाने ऐसे लगाए, आजा दिल दया जानिया शामा पै गया, वो फिर उस पे नहीं आए। फिर हमने लगाया अक्खियां उड़ीक दिया, तो वो उस पे आ गए। तो हम बात कर रहे हैं जी एक ऐसे शाहकार की कि जिन्हें मैं कहता हूँ मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने उनसे बहुत कुछ सीखा। इन्होंने एक दफा मुझे, कहीं हम बैठे हुए चाय के होटल पे थे और मैं बहुत बाहर जाने के लिए उतावला होता था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मायूं तुम्हें पता है कराची की रोडों पे पैसा है, सिर्फ कमाने वाला बंदा होना चाहिए। अब वो आप किस तरह कमाते हैं ये आपकी सवाबदीदी इख्तियारात हैं। तो बस वो दिन था और आज का दिन है। मैंने ये बात अपने पल्लू तो था नहीं, लेकिन मैंने दिमाग में जरूर रख ली कि भाई ये कह रहे हैं तो उसका मतलब होगा। सो ये हमारे बहुत देरीना साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने मुझे तो एटलीस्ट बहुत समझाया, बहुत सिखाया और बहुत आगे करने की भी कोशिश की। लेकिन मैं आगे कितना गया ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के थिएटर को बदलने में अपना बहुत कलीदी किरदार अदा किया। पपेट थिएटर, रोड थिएटर्स, रोड पपेट शोज और क्या क्या कुछ इनके कंधे पे ये बोझ कराची में था। और अब ये कराची से उठा के उसे बैन अवी सतह पे ले गए, अमेरिका में गोरों को दिखाते हैं। आहा, ये देखो मेरा जलवा। तो हमारे साथ फैसल मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं फैसल? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बहुत साल पहले मुझे इनवाइट किया था और आज दोबारा आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई हमें हमेशा आपको बुला के अच्छा लगता था, चाहे वो इतवार का वो सुबह हो कि जब हम मतलब आपकी पूरी कास्ट को हमने बताया था कि याद है हम यूट्यूब का Exactly. साइबर रेडियो था, एक हम करते थे वो, एक प्ले हमारा हो रहा था, उसकी सारी कास्ट आपने बुलाई थी। हाँ, और उसके साथ हमने असद भाई को बुलाया हुआ था, शेफ को। राइट, जी मुझे याद। मतलब हम माशाल्लाह कोई भी कारनामा हो तो फैसल भाई अपनों में ईद करने जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे। तो हमने कहा आए आपको और आपके पुराने अपनों से मिलाते हैं। नहीं, मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ यूएस गए हुए, मुझे तकरीबन 1.5 साल ही हुआ है अभी। लेकिन ये कि जो काम यहाँ पाकिस्तान में किया वो हमेशा से ही मेरी तवज्जो थी कि इसको ले जाया जाए पाकिस्तान से बाहर, और मैं ले जाता भी रहा। जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त 18 ममालिक तकरीबन मैं कवर कर चुका था, यूरोप साइड पर, एशियन साइड पर, यूएस भी 2010 से कंटिन्यू 2-4 बार। तो लेकिन जब मैं यूएस के लिए निकला तो मैंने ये फैसला किया कि अब ये सारी चीजें शिकागो से शुरू हों, क्योंकि मैं शिकागो में मेरा बेस करता हूं। तो इस वजह से मैंने कहा कि शिकागो में भी रिसेंटली हमने किया अमेरिकन देसी फैमिली, उर्दू ड्रामा कॉमेडी। सही। यहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल में होती हैं एंजेला हमेश, उन्होंने इसको लिखा और हमें भेजा। एंजेला के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे चलते हैं और वो प्ले वहाँ बहुत पसंद किया गया। पहला शो हमारा बिल्कुल हाउसफुल था और सेकंड शो हमें इमीडिएटली दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ा सेम डे, और सेम डे उसके टिकट्स भी बिके। आप ये देखें, ये अमेरिका में होता है। जबरदस्त। तो ये कह लें कि वहां पर शायद उस पाए का काम नहीं हो पाता, तो जो आपने किया उसका चर्चा हुआ और उस चर्चा होने के बाद बेसिकली ज्यादातर ऐसा होता है कि हिंदुस्तान के ड्रामे वहां आते हैं, तो लेकिन ये कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने नहीं जाते। जो जाते थे वो मरहूम उमर शरीफ साहब ले जाया करते थे। और तो जब मैंने किया, मेरा ड्रामा बिल्कुल नैपा स्टाइल का, शेक्सपियर स्टाइल का था, लेकिन उसको कॉमेडी हमने बनाया और एंजेला हमेश ने लिखा और वो बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। उसके जो BTS बने, उसके जो सोशल मीडिया पे चीजें हमने डाली, वो लोगों को बहुत पसंद आई। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट, कब आ रहा है सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ प्ले, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा। पहले की भरपूर कामयाबी के बाद अब पेश है दूसरा। चलें, जबरदस्त। तो चलें, कमिंग बैक टू वो वाले दिन जब आपने इस कंपनी का थेस्पियन थिएटर का कयाम किया, तो इसका कयाम कैसे हुआ, मिशन क्या था इसके पीछे? भाई ऑफिशियली तो हम 2005 में इस काम शुरू कर चुके हुए थे और 2008 में जब मैं नापा से ग्रेजुएट हुआ कराची से, तो पहले बैच से, तो उसके बाद मैंने इसे ऑफिशियली तौर पे बनाने की कोशिश की और 2010 में हमने इसको एज ए नॉन प्रॉफिट रजिस्टर किया कराची में। और बस फिर चल सो चल। शुरू के मसाइल बहुत थे, फंडिंग्स नहीं थी, पैसे नहीं होते थे, जीरो अमाउंट से काम शुरू किया, लोगों को फ्री काम कर करके दिया। और कहीं कहीं ऐसा भी हमारे साथ हुआ, मुझे एक थिएटर अपना याद है कि
हमारी कराची की सिटी गवर्नमेंट थी और उनके कुछ वेंडर्स थे, उन्होंने हमें हायर किया फॉर द प्ले, और उसके बाद हम सब बैठे रहे और उन्होंने हमें स्टेज पे बुलाया ही नहीं। ये उस जमाने की बात है जब हमने बिल्कुल नया नया काम शुरू किया था। और उसके बाद हम बहुत नाराज हुए और हमें उल्टा ये कहा कि आप खाना खा के चले जाए ना, छोड़े नहीं हुआ अब थिएटर तो क्या हुआ। तो हमने बोला मतलब एक आर्टिस्ट के लिए एग्जैक्टली तो ये भी हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे थिएटर किए जो फ्री में किए, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जब थोड़ा काम अच्छा लगने लगा तो फिर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आया, फिर उसके बाद एनजीओ सेक्टर आया, फिर इस तरह और लोग आए तो उन लोगों ने हमें बहुत सराहा। मुझे बहुत सारी फेलोशिप्स भी मिलती रहीं। सबसे पहले मुझे फेलोशिप मिली जर्मन्स की, फिर अमेरिका की, मैं यूएस से पढ़कर आया, फिर मैं जर्मनी में गया, फिर मैं इंडिया की स्कॉलरशिप पे गया, फिर लंदन की स्कॉलर, तो इस तरह मैंने स्कॉलरशिप्स बहुत सारी की और मैंने बहुत सीखा कि गोरा लोग कैसे काम करते हैं, उनका एफिशिएंसीज क्या हैं। टाइम मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरे अंदर था, मैं जो टाइम बताता था उसी टाइम पे काम होता था। लेकिन ये कि जो मेरे साथ कास्ट आती थी वो क्योंकि नए लोग होते थे, उनको ट्रेन करना, फिर उसमें 3 महीने लग जाते थे हमें रिहर्सल्स में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, 3 महीने तो बहुत टाइम वेस्टिंग है, और कमर्शियल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर 3 महीने का मतलब बहुत बड़ा लंबा टाइम है। तो फिर हमने उसको रिड्यूस करके हम 15 दिन पे लाए और हमने 15 दिन में एक प्ले तैयार करना शुरू किया और बहुत लोगों ने पसंद किया। हमने पाकिस्तान के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह शहर और गांव तकरीबन और सूबे कवर किए, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। बलुचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज में गए, खुजदार, कोयटा, लोरेलाई, सिब्बी, इन तमाम जगह पे हमने रोड थिएटर्स किए। फिर उसके बाद पंजाब में तकरीबन हर शहर में हम परफॉर्म करते। इसी तरह हमने एक थिएटर ऑन व्हील्स बनाया हुआ था जिसका नाम था द फ्लाइंग थिएटर। उसके अंदर कर्टन ओपनिंग, क्लोजिंग और वो सारी चीजें हुआ करती थी। हम उसी को लेकर जाते थे। जिस शहर में हमने पॉइंट पहले से किया होता था वहां जाके हम रुकते थे और वहां जाके जो लोकल हमारे कांटेक्ट पर्सन होते थे उन्होंने ऑडियंस जमा की होती थी और हम परफॉर्म करते थे। सही। तो बड़ी 52 डिग्री सेंटीग्रेड एक दफा नवाबशाह में परफॉर्म किया, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एक दफा हमने सिंध में कंटकोट एक जगह है वहां परफॉर्म किया, वहां तो 56 था उस दिन और हमारी कास्ट लिटरली बेहोश हुई परफॉर्मेंस के दौरान क्योंकि वहां बहुत गर्मी थी। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगाए हुए थे और उसके दरमियान वो बैठे हुए थे और ऑलमोस्ट वहां 500 प्लस का मजमा था। हम उनको कैसे मना कर सकते थे कि इस गर्मी में हम नहीं कर सकते भाई परफॉर्म। तो हर चीज करते रहे, फेस्टिवल्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 दफा नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए रिकमेंड हुआ पाकिस्तान में। तो बस दैट्स इट, दिस इज द सारी जर्नी। जबरदस्त। और बहुत सारे सवालात जो हम फैसल से करेंगे वो आप जानने के लिए हमारे साथ रहिए। विल टेक अ ब्रेक हियर, आई विल कैच यू गाइस द फ्लिप साइड। आप सुन रहे हैं हॉट ड्राइव। आज है जी थिएटर स्पेशल। अबरारुल हक ऑन द वोकल्स। कुछ पुराना लेकिन एवरग्रीन कुछ गाने आपको हमारे इस शो में सुनने को मिलेंगे, लेकिन आज शो पे बातें ज्यादा होंगी। फैसल मलिक इन द हाउस। किसी ने मुझसे पूछा फैसल पाकिस्तान आए हुए हैं? जी हमने कोई सैटेलाइटी तौर पर इनको नहीं बुलाया, ये बिलमुशाफा हमारे सामने बनफ्से नफीस कल्लम खुद बैठे हुए हैं। और अगर आप कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकेंगे, कुछ ही देर में हम आपको बता देंगे। अच्छा जी, अब ये बताएं, आपने बहुत सारे ममालिक भी घूमे, अपनी थिएटर को भी लेके गए यकीनन, और अमेरिका में आपने चूंकि अब ज्यादा काम कर लिया तो मैं उसी हिसाब से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे और उन गोरों के? अच्छा, मैंने पाकिस्तान में ज्यादा काम किया, अमेरिका में इतना काम नहीं किया। अमेरिका में तो 2-3 परफॉर्मेंसेज हुई हैं और रिसेंटली अभी जनवरी में हमने वहाँ अमेरिकन देसी फैमिली के नाम से कॉमेडी प्ले किया। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ पर हर चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज प्लान्ड है। कभी भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती जो अनप्लान्ड हो, फौरी तौर पे डिजाइन हो गए। मैंने यहाँ पे देखा है कि पाकिस्तान में तो ऐसा भी होता है कि यार 4 दिन पहले प्लान करो कि यार एक शो करना है और 4 दिन के अंदर जो है वो, क्योंकि टिकट्स बिक नहीं पाते 4 दिन में, तो क्या होता है कि वो भाई फ्री में बुला लो, हॉल भर लो, बस ये प्लानिंग। अच्छा, वहां पे ऐसा नहीं होता। मैंने जब पहला प्ले किया अमेरिकन देसी फैमिली में बहुत हैरान हुआ इस चीज को देख के कि हमारे टिकट शुरू के 2-3 हफ्तों में ही सेल आउट हुए और उसके बाद जो हमारा सेकंड शो था
वो विद इन 2 days से हुआ, विद इन 2 days। और हम सब बहुत हैरान थे कि वीआईपी टिकट्स भी सेल आउट हुए, रेगुलर टिकट्स भी हुए, स्टूडेंट टिकट भी हुए, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट जो हमने दिए थे वो भी हुए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक मेरे लिए था कि यार ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर हम अपने प्लेस अमेरिका में जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज हैं उनके लिए क्या करें तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनको उर्दू आती है, हिंदी आती है, और हमारा वे ऑफ मीडियम जो है वो भी उर्दू हिंदी है। तो इस वजह से ये हुआ और बहुत पसंद किए गए वहां पे ये। तो ये एक बेसिक फर्क है कि वहां प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। सही। वहां पर यहाँ तो चले एक्टर्स मिलना आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज के थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन वहां पर जाके एक्टर्स ढूंढना, उनसे काम कराना खासा मुश्किल है। हुमायूं, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही रहा हमें कि वहां पर हमें एक्टर्स उर्दू बोलने वाले नहीं मिल पाते थे। हमने रैंडम लोगों को ट्राई किया, उनके ऑडिशंस लिए। मुझे याद है मैंने कोई 50 से ज्यादा लोगों के ऑडिशंस लिए, और वो ज्यादातर लोग कराची, लाहौर के थे, कुछ इंडिया से भी, हैदराबाद से थे जो उर्दू बोल सकते थे। तो लेकिन ये कि मेजॉरिटी लोगों को मैं सेलेक्ट नहीं कर सका, या मैं सेलेक्ट करता था तो वो कर नहीं पाते थे, वो डरते थे कि उन्होंने कभी स्टेज नहीं किया। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे लोग मिले। महबूब अली खान साहब थे, और उसके बाद और लोग थे। कराची से हुसैन अब्बास को जो नापा के एक्टर हैं उनको बुलाया, फिर एक मलिहा हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस वहां पे थी, उनके साथ हमने काम किया। और ये सब बड़े डेडिकेटेड लोग रहे। इन्होंने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इन्होंने फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प की। और ये सब चीजें खामखाई और ऐसे नहीं हो जाती। जब उन्होंने देखा कि उनके काम में जान है, उनको अच्छा डायरेक्टर मिला है, उनको अच्छा काम मिला है, तो दैट्स व्हाई दे ओपन हार्टेडली उन्होंने काम किया। सही। तो इतने सारे माशाल्लाह आपने एक्टर्स ढूंढे, सब कुछ किया, क्या एक टिकट कटा के वीजा भेजने में आपको कोई परेशानी थी? मैं आ जाता। आप मुझे कहते तो सही। हम कहें ओके, आपने मुझे कहा ही नहीं। ऐसी बातें कहीं नहीं जाती, ऐसी बातें हो जाती हैं। फैसल मलिक इन द बॉक्स। आज हम थिएटर की जिंदगी डिस्कस कर रहे हैं, और थिएटर्स से क्या क्या चीजें आप अवाम को दे सकते हैं, मुआशरे में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। कभी आपने अपने थिएटर्स में, पाकिस्तान में या कहीं भी रहते हुए, समाजी मसाइल को कितना फोकस किया और उसके लिए कितना काम किया? हुमायूं, अगर आपको याद हो तो हमारा पहला प्ले ही समाजी प्ले था, और उसके बाद आज तक वो सारे प्लेस समाजी प्लेस रहे। और इवन ये जो अभी अमेरिका में शिकागो में हमने प्ले किया, वो भी हमारे माशरे में जो तलाक का रेशो एक बढ़ता जा रहा है, और लोग इसको एक फैशन समझ बैठे हैं, और हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता तोड़ने में कोई बुराई नहीं समझ रहे। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि सूरह निसा की चंद आयात हैं जिनका तर्जुमा करके सुना दिया जाता है कि भाई देखो कुरान में लिखा है, लिहाजा तलाक हम कर सकते हैं। लिखा जरूर है, लेकिन उसको अल्लाह ने पसंद तो नहीं किया। हाँ, सबसे नापसंदीदा अमल है, सबसे नापसंद। तो आप ये देखिए, तो उस चीज को मैंने एक प्ले में रखा, और एंजला हमेश ने उसको लिखा, और हमने वहां परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक्चुअली हमारे माशरे में पहले ऐसा नहीं था, तलाक वाला मामला बहुत ज्यादा ये बाहर के माशरे में था। अब तो इतना ज्यादा है कि उसे फैशन बना लिया। आप अक्सर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई रिश्ता लेने जाता है, क्या जी ये 1 टाइम डिवोर्स हैं या 2 टाइम डिवोर्स हैं, तो ये तो एक इतना कॉमन हो गया हमारे। तो उस टॉपिक पे मैंने इसको बनाया। उससे पहले बहुत सारे इश्यूज थे, एंटी ड्रग्स के ऊपर हमने कई थिएटर्स किए हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स कराची के साथ मिलके। उसके बाद हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलके कई कैंपेन्स की, जिसमें जो जाली पब्लिशर हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर। और मुझे याद है कि जब हम पेशावर में परफॉर्म कर रहे थे तो एक हाजिर सर्विस जज ने आके उस प्ले को देखा, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, और वहां पर डिफरेंट जो किताबें जाली तौर पे छपा करती थी वहां छापे लगवाए, और कुछ लोगों को पकड़ा। और उसको अब देखिए, ये हमारा काम ये है कि अवेयरनेस देना थिएटर के जरिए। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट का काम है कि वो किस तरीके, हालांकि उनको सब पता है, लेकिन बस एक अवेयरनेस है जो हम थिएटर के जरिए देते हैं। सही। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपकी एंगेजमेंट बढ़ाती हैं ऑडियंस के साथ, वो क्या चीजें होती हैं थिएटर में जिनको मलूज़ खातिर रखा जाए? देखिए, सबसे अहम चीज तो ये है कि आपके डायलॉग इतने क्रिस्प होने चाहिए कि सामने वाले को मजा आए। थिएटर पे वो चीज दिखानी है जो वो अपनी रियल लाइफ में नहीं देख रहे होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपी हुई टैबो काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। वो एकदम स्टेज पर आती हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंसेस होती हैं, और लोग कहते हैं अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की। और प्यार मोहब्बत से और ड्रामे के जरिए आप अपना वो मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कि आप डायरेक्टली किसी को कह दें तो वो बुरा मान जाएगा।
लेकिन थिएटर के अंदर हम वो बात करते हैं। इट्स अ वेरी शार्प टूल, और जिसने थिएटर नहीं किया, मैं समझता हूँ वो एक अदाकार नहीं है। सही है। कितना मुश्किल है हक़ाइक़ को एक स्टेज पे बयान करना, और उसके बाद फिर लोगों का रिएक्शन भी आ सकता है उसके ऊपर। कुछ लोग ऑफेंड भी करते हैं और चीजें मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं और उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है और फिर वो रिएक्ट भी कर जाते हैं। सो ऐसे लाइव ऑडियंस को संभालना, कभी कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ? अच्छा, हमारे साथ इत्तेफाक है कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने और थिएटर कंपनीज के वाकयात सुने हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले ही जो डायरेक्टर हैं वो स्टेज पे आके बताते हैं कि भाई देखें, इस ड्रामे में इस तरह का मटेरियल है, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ बैठें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो बराए मेहरबानी पर्दा उठने से पहले ही हॉल से तशरीफ ले जाएं। तो वो लोग जो बैठे रहते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं, जो नहीं बैठे रहते या उनको बुरा लगता है तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हमें पसंद नहीं है। लेकिन ये कि थिएटर में हमेशा ब्लंट चीजें होती हैं। थिएटर में वो वाला देखिए, हमारा वो थिएटर नहीं है जो खुदा न खास्ता गलत बातें करने वाला थिएटर हो, जैसे अक्सर हम सुनते हैं। हमारा थिएटर बड़ा फैमिली ओरिएंटेड थिएटर है, जिसमें फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, वो सब आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर इज मोर शार्प टूल, ये मैं आपको कह दूं। जी, सही, टू कम्युनिकेट आवर थिंग्स टू ऑडियंस। एग्जैक्टली। ओके, थिएटर, सिनेमा चीजें पाकिस्तान में दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन आप अपनी कंपनी को एज अ प्रेसिडेंट कैसे आगे लेके चल रहे हैं? उसके माली मसाइल, वसाइल, और अपने जो आपके ऑब्वियसली एम्प्लॉइज होंगे उनको, नॉट ओनली द थिएटर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता नजर आता है, इसके पीछे पूरी कंपनी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपका सेट डिजाइनर होता है, आपका अकाउंट्स वाला होता है, आपका पीए होता है, आपके और बहुत प्रोडक्शन का स्टाफ होता है। तो शायद लोगों को नजर आता हो कि जो सामने परफॉर्म कर रहे हैं यही एक थिएटर की कंपनी के लोग हैं, जब ऐसा नहीं है। बहुत एक बड़ी फर्म होती है, उसके अंदर बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे में जब थिएटर और सिनेमा चीजें अपना दम तोड़ते जा रहे हैं इस मुल्क में बिलखुसूस, आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज तो करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि जब मैंने थिएटर कंपनी बनाई थी तो मुझे सब कहते थे कि यार तुम कहाँ फंस गए हो, तुम्हें तो देखो कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या तुम कुछ ऐसी फील्ड या ऑनलाइन में आईटी में काम करो, तुम किन कामों में पड़ गए हो। तो लेकिन मैंने नैपा से अपने जो 3 साल मुकम्मल किए, वो 3 साल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद बीकॉम में उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने नैपा में पढ़ा। हमारे असातिज़ा कराम, उनमें से कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये कि उन सब ने जो सिखाया, जो उन सब ने जो बताया, वो आज तक याद है, आज तक याद है। और मैंने अभी भी नैपा में जो क्लासेस होती थी उनके रजिस्टर संभाल के रखे हैं कि, और मैं गाहे बगाहे उनको खोलता हूँ कि मेरे फलां टीचर ने क्या बताया था, फलां टीचर ने, और मुझे बहुत मजा आता है जब मैं उन रजिस्टर्स को पढ़ता हूँ, जो मैं नोट्स लिया करता था अपने टीचर्स के जमाने में जब वो मुझे पढ़ाते थे क्लास में। तो ये सारी चीजें बहुत रिमाइंड। और उसके बाद अब ये चीजें, आपका सवाल क्या था, मैं तो इधर उधर चला गया, सॉरी। इसमें अपने वसाइल और मसाइल एग्जैक्टली तो ज्यादातर ये होता था कि हम क्योंकि नॉन प्रॉफिट थे तो हम लोग फंड्स अप्लाई करते थे, ग्रांट्स अप्लाई करते थे, मुख्तलिफ काउंसलेट या एम्बेसीज हमें हेल्प करती थी जब हमारा अच्छा काम वो देखती थी। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत हेल्प करता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिफरेंट उनका जो CSR डिपार्टमेंट है वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और वो उनकी अपनी, जैसे मैंने आपको बताया, OUP ने हमसे करवाया कि एंटी बुक पायरेसी के ऊपर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स कराची ने हमारे साथ एंटी नारकोटिक्स पे कराया। शहजाद रॉय हमारे साथ रहे वो थ्रू आउट कैंपेन में। इसी तरह मतलब और कई कैंपेन्स हैं जो मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हमने बहुत कैंपेन्स की हैं डिफरेंट इदारों के साथ मिलके, गवर्नमेंट इदारों के। हमने, मुझे याद है कि मलीर में एक दफा चेन ऑफ कमांड की तकरीब थी, मलीर के ऑफिसर कमांडिंग चेन, तो वहां पे भी हमने एक पाकिस्तान की हुबुल वतनी के ऊपर बहुत मजे का प्ले किया, और वो सब उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो इस तरह की चीजें हम किया करते रहे, कराची में करते रहे हैं और करते रहेंगे। ओके, हर थिएटर में आपके हमें और मुख्तलिफ लोग नजर आते रहे, हर थिएटर पहले से डिफरेंट नजर आया, कास्ट डिफरेंट नजर आई। तो ये क्या हर थिएटर की डिमांड थी, या आप एक दफा काम करने के बाद उस इंसान को कहते हैं चलो तुम कहीं और काम करो, मैं और नए हीरे निकालूं, उनको तराशूं और उनको लोगों के सामने पेश अच्छा, मुझे ये था कि मुझे ये लगता था कि जो नैपा के स्टूडेंट्स हैं, जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो वो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो हम जैसी थिएटर कंपनी
के साथ काम करें। आई एम श्योर वो टीवी पे जाना चाहते हैं, उनका काम होता है क्या बड़ी बड़ी चैनल्स पे जाएं, बड़े बड़े प्लेस करें, क्योंकि उनका एक डिफरेंट और फिर ज्यादा पैसे भी कमाएं ऑफ कोर्स। तो हमारे पास ऐसा होता था कि एक्टर्स को हम इतना ज्यादा पे नहीं कर पाते थे जितना टीवी पे करता है या जितनी फिल्म पे करती है। तो लिहाजा हम लोगों की कभी कभी मजबूरी भी बन जाती थी कि हम नए लोगों को लें, उनको ट्रेन करें, उनको तैयार करें प्ले के लिए और फिर वो परफॉर्म करें। मेरे हाथ से मुझे याद है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने हमारे थिएटर कंपनी के डिफरेंट ड्रामों में काम किया और आज वो टीवी पे काम कर रहे हैं, आज वो फिल्म्स में काम कर रहे हैं, या वो आज बाहर मुल्कों में भी चले गए हैं तो वहां भी थिएटर कंपनीज में काम कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी। फिर 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कराची में हैं, मैं वहां पढ़ाता रहा। एक यूनिवर्सिटी में मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी 12 साल पढ़ाया। 12 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और उसमें जो मैंने मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट में एक्टिंग का कोर्स कराया, एक्टिंग की क्लास होती थी, उन्होंने फिर अपनी करिकुलम में डाल दिया और वो क्लास हमारी वन ऑफ द फेमस क्लास हुआ करती थी 12 साल। और आज भी वो सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। मुझे याद है कि मैं एक दफा काउंट कर रहा था कि मेरे जो एक यूनिवर्सिटी में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट बन रहे हैं जो मैंने 12 साल में पढ़ाए। नॉर्मली एक बैच में 40, 50, 60 स्टूडेंट हुआ करते थे, कभी 100 स्टूडेंट भी, वो मुझे बड़ा बैच भी देते थे। तो इट इज अ लार्ज नंबर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में। एक्टिंग से पेट नहीं भर सकता है ऐसा कह के बच्चे को बड़ा करते हैं। तो क्या एक्टर्स इतने पैशनेट होते थे कि वो रिहर्सल्स को भी इतना टाइम दें और फिर वो अपने रोजगार की तरफ भी जाएं? सो काफी हुमायूं, मैंने हमेशा एक्टर्स को बहुत पैशनेट देखा जो इस फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन वो बेचारे 2 कश्तियों के सवार थे। वो हमेशा ये कहते थे कि हमने एक्टिंग करनी है, हमने टीवी पे जाना है, हमने थिएटर करना है। मुझे एक्टर्स ने यहां तक ऑफर्स किए कि सर जो आपका ऑफिस है हम रात को इधर ही रह लेंगे, आप सिर्फ हमें एक एक्टर बना दो। तो मैं कहता था यार यहाँ पे तुम कैसे रह सकते हो, क्यों तुम घर पे क्यों नहीं रह? कह रहे यार बस हमारे माँ बाप हमें बुरा समझते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम शायद बेकार इंसान बनने की डायरेक्शन पे चल निकले हैं और हम आगे जाके कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी एक्टिंग के बैच से 50 स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो सारे ही शाहरुख खान नहीं बन सकते, सारे ही बड़े बड़े हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी नहीं बन सकते। सबसे बड़ी बात यह कि वो उनमें से चंद ही ऐसे होंगे और फिर वो छट के बाद 2-3 ही ऐसे रह जाते हैं जो बाकी सब बेचारे इधर उधर की फील्ड्स में चले जाते हैं या छोटे क्लास बी या क्लास सी के एक्टर्स रहते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा सबको इनकरेज करता था कि ये करो, लेकिन ये बात सच है कि हर कोई इस फील्ड में कामयाब भी नहीं होता, ये बात भी है। ट्रू। पाकिस्तानी ड्रामे को जो हमने टेलीविजन पे देखा और उसके बाद उसको थिएटर में पेश किया गया, अनवर मकसूद साहब ने उसे लिखा या जिस तरीके से भी पेश किया, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जो टेलीविजन का ड्रामा था उसको थिएटर पे इस तरह लाके पेश करना? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक इस्लामाबाद की थिएटर कंपनी यहाँ आई, उन्होंने आके ये ट्रेंड निकाला और यहाँ आकर उन्होंने अनवर मकसूद साहब के प्लेज स्टेज किए। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। बल्कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक जिक्र कर रहा था कि शिकागो में रिसेंटली उमराव जान परफॉर्म हुआ और उमराव जान बॉम्बे से आया और उमराव जान के ऊपर फिल्म बन चुकी है और वो बिल्कुल फिल्म की डिट्टो कॉपी थी जो उन्होंने म्यूजिकल के शक्ल में ब्रॉडवे स्टाइल, इंडियन ब्रॉडवे स्टाइल में वहां पर पेश किया। उसके बाद लास्ट ईयर जून में वहां पर मुगल आजम आया और उसको मतलब हैरानगी की बात है कि मैं खुद जब अपनी आंखों से देख रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये उर्दू जबान का म्यूजिकल है जो शिकागो और पूरी दुनिया के स्टेजेस पे परफॉर्म हो रहा है। और वो मुगल आजम फिल्म जो हिंदुस्तान ने वो की थी रिलीज, तो मतलब आप देखें कि बिल्कुल वो चीज, और देखने में इतना मजा आया, हाउसफुल था और उसके अंदर $400, $500, $1,000 का एक टिकट था जो वहां पे इंडियन पाकिस्तानी लोग खरीद के गए और इट वाज अ ह्यूज बिग ऑडिटोरियम, ऑलमोस्ट उसमें 50,000 सीटिंग कैपेसिटी थी, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम। और वहां शिकागो में 2 दिन हुआ, फिर न्यूयॉर्क में हुआ, फिर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में उसके परफॉर्मेंसेज हुए। मतलब ये शायद हमारे मुल्क में इन चीजों को बहुत छोटा समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरी दुनिया में जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा कमाता है पूरी दुनिया में, पूरी माँ से पाकिस्तान के। जी ऐसा ही है। बातें जारी रहेंगी। फैसल मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में हैं।
राइट, आप सुन रहे हैं हॉट ड्राइव। आज हमारा स्पेशल एपिसोड है। फैसल मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। अमेरिका की रियासत शिकागो से तशरीफ लेकर आए हैं कराची में, और हमने उन्हें मदऊ किया है। मैंने इतनी सारी उर्दू बोल ली आज फैसल भाई। अच्छा जी, सो बात कर रहे थे हम कुछ थिएटर इंडस्ट्री की जो पाकिस्तान में है और जो बैन अवी सतह पर हम देखते हैं। आपकी थिएटर कंपनी का सबसे पसंदीदा शो आपका अपना कौन सा रहा? आत्मा ज़ेर। हमने कई शोज अच्छे किए, मजेदार से किए, लेकिन शोज से ज्यादा जो फेस्टिवल्स हमने किए वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मिसाल के तौर पे रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, कोई 3 साल हो गए इसको, कि हमने खैरपुर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था, थेस्पियंस फोक फेस्टिवल। और खैरपुर के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज आज तक यहाँ की हिस्ट्री में नहीं हुई। जो भी होती थी वो सक्खर साइड पर होती थी, तो खैरपुर सक्खर से बिल्कुल करीब है, लिहाजा खैरपुर में हुई शदीद गर्मी के महीने थे, यही कोई तो आप और गर्मी का चोली दामन का साथ बस क्या बताएं कि सिंध में जब भी गए वहाँ गर्मी ही मिली। तो अब ये है कि लेकिन वो बहुत अच्छा था, जिसमें निगहत चौधरी तशरीफ लाई लाहौर से, फिर अलन फकीर वगैरह, और ये सब जितने अच्छे आर्टिस्ट थे ये सब आए और इन्होंने परफॉर्मेंसेस की। 4 दिन का फेस्टिवल था। वो आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएगा अगर आप जाना चाहें। थेस्पियंस के नाम से हमारा चैनल है। शुरू के दिनों में जब फैसल भाई मुझे मिले थे, वो दिन कोई हो गए 20 साल हो गए होंगे, 2004-5 की बात, 5-6 की बात है। तो ये कंपनी का नाम याद करना मेरे लिए मुश्किल बहुत मुश्किल काम था कि अब्बू को बताऊं तो मैं बताऊं क्या कि फैसल भाई क्या करते हैं। सही तो थिएटर तो करते हैं, लेकिन क्या नाम से करते हैं, क्या है? तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी शुरू में। क्या इसके पीछे इसका कोई शान नुज़ूल है, कुछ है क्या? भाई थेस्पियंस एक्चुअली हम तो एंडिंग विद जी हैं, जेड। एक्चुअली ये थेस्पियंस आखिर में एस होता है, और थेस्पियंस कहा जाता है एक एक्टर को या एक थिएटर करने वाले को, एक्टिंग करने वाले को। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली। यस, सो यहाँ से थेस्पियंस। तो आपने जेड क्यों लगा दिया? क्योंकि इंटरनेट पे मुझे उसको एक यूनिक वर्ड बनाना था, लिहाजा मैंने एंड में फिर जी लगाया, क्योंकि हर जगह पे एस लगा होता था। देखें भाई, चैट जीपीटी के दौर से बहुत पहले इन्होंने अपना दिमाग चलाया था और ये एस को ज़ कर दिया था। हाँ, मैंने जी बनाया, जेड बनाया। बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे होने का आपने सबूत दिया। और अपनी ये नहीं, मुझे लोग पूछा करते थे, इमरान खान ये तब्दीली नहीं ला सके, आप ये तब्दीली ले आए इतनी बड़ी। तो लोगों का बिल्कुल सवाल होगा जी। तो क्या सवाल था? मैं ये कह रहा था, लोग ये पूछते थे कि यार ये नाम तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने इतना मुश्किल नाम, वो भी उर्दू बोलने वाले मुल्क में, जहाँ लोगों को इंग्लिश के वर्ड बोलने में बहुत डिक्शन का मसला रहता है। गुलशन से घर तक आने में नाम याद करने में मेरी सवारी खत्म हो जाती थी जी। तो वो इस वजह से, लेकिन फिर मैंने रखा, फिर लोगों के मुंह पे चढ़ा और लोगों ने बड़ा अच्छा तलफ़ुज़, मैंने कितने लोगों को तो तलफ़ुज़ ठीक करवाया इसका कि यार ये है। अच्छा, ये क्या नाम लोगों ने कहे, क्या किस तरीके से? बहुत अजीब सा नाम। मेरे नाम के साथ तो बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और किस के साथ? कुछ ने थेसापियन बोला, कुछ ने थापियन बोला, कुछ ने बहुत डिफरेंट, लेकिन एक्चुअल वर्ड है थेस्पियंस। एक्चुअली वर्ड है थेस्पियंस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी भर कुछ हद तक सही बोला। अच्छा, तो ये क्रेडिट मैं अपने आप को खुद ही दे देता हूँ। जब 2005 में थिएटर स्टार्ट किया था और अब 2024 में क्या बड़ा डिफरेंस देखते हैं? 2005 में एक बड़ा पैशन था कि हमने ये करना है, वो करना है, नए ग्रेजुएट होने की तरफ जा रहे थे नापा से। तो एक बड़ी स्ट्रांग मोटिवेशन थी कि, और डायरेक्शन भी क्लियर थी कि हमने थिएटर ही करना है। और हमारे जो क्लास फेलोज थे उन्होंने भी थिएटर करने की कोशिश की, अपनी थिएटर कंपनीज बनाई, लेकिन वो नापा से बाहर थिएटर कंपनीज को सक्सेसफुली नहीं चला पाए। नापा के अंदर तो बहुत उरूज है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जब बाहर के वर्ल्ड में आ जाएं, लाइक आउटसाइड द नापा वॉल्स, तो जाहिर है चीजें वैसी नहीं हैं जो नापा के अंदर है। नापा से सीखा हुआ बच्चा फुल्ली ट्रेंड होता है, ऐसा लोगों का मानना है। एग्जैक्टली क्या ये बात हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। क्या अब भी आज के दौर का? जी हाँ, आज के दौर पे भी। जिया साहब के बाद भी? अब जिया साहब चले गए, उसका ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ खत्म हो गया। जिया साहब अपने पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स को छोड़ गए हैं जो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीजें, और वो उसी तरह के, अब वही स्टूडेंट्स जिनको नापा से ग्रेजुएट हुए 10 साल हो गए, वही अब वहां टीचर्स हैं।
सही। और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा चीजों को लेके चल रहे हैं। आप ये देखिए, तो ये इससे ज्यादा कामयाबी और क्या होगी। जबरदस्त। सो आने वाले दिनों में जो फौज तैयार हो रही है, हमारे नए बच्चे मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनको पता चला होगा उनके टीचर फैसल मलिक साहब बैठे हैं आज रेडियो पे, तो अवामुन नास से क्या खिताब में आप कहना चाहेंगे कि ये फील्ड को किस तरह और मजीद ग्रो करना है, कैसे फ्लरिश करना है इसके साथ, और ग्रो टुगेदर वाली पॉलिसी पे कैसे मुझे ये लगता है कि जब वो ग्रेजुएट हों तो वो पाकिस्तानी इदारों में, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में या एडवर्टाइजिंग कंपनीज में काम करें और अपने स्किल्स को ग्रो करें। और अगर उनको चांस मिले कि वो किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ भी काम कर सकें तो उनको जरूर करना चाहिए। वहां जाकर आपको बहुत सारी आपकी स्किल्स में न सिर्फ इजाफा होता है बल्कि आप नए नए लोगों के साथ काम करते हैं, और वो जब चीजें अपने मुल्क में वापस आकर यूटिलाइज की जाती हैं तो उससे आपको बहुत मल्टीप्लाई इफेक्ट मिलता है। जबरदस्त। आने वाले दिनों में व्हाट्स नेक्स्ट फैसल मलिक? थिएटर इंशाल्लाह इन अमेरिका, उसकी प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। कॉमेडी प्ले होगा और फैमिली प्ले, हमेशा हम करते हैं, फैमिली प्ले होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे सोशल मीडिया से पता लगेगा। आपके सोशल मीडिया पे तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी तस्वीर देखी हैं। आने वाले दिनों के भी कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर देखी हैं, और पाकिस्तान आके जो लोग आपको दावत दे रहे हैं उनकी तस्वीर भी देखी है। ये बताएं, पाकिस्तान आके आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिर्फ 1.5 साल के लिए गया था, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर 1.5 साल के लिए भी जाना बहुत बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि वहाँ की जिंदगी बहुत तेज है, बहुत तेज है। वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, यकीन करें। इन 1.5 सालों में मैंने, क्योंकि पहले तो मैं विजिट करने जाता था, लेकिन अब जो मैं गया मैं बहुत कुछ सीखा। बहुत जिंदगी ने नाको चने भी चबवा दिए और जिंदगी ने क्लियर बताया कि मियाँ ये है जिंदगी असल वाली। 4-5 अच्छे एक्टर्स के नाम बताएं पाकिस्तान के जो थिएटर करते हो। अच्छे एक्टर्स के नाम जो मुझे तो नैपा से ही ज्यादा हाँ जहाँ के भी हो बेशक। नैपा से बहुत सारे अच्छे लोग हैं। साकिब समीर अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद पारस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद उरूसा टीवी पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी बहुत अच्छी क्लास फेलो हैं। उसके बाद उनसे पूछिए कभी कि माशाल्लाह इतनी तब्दीली का सफर उन्होंने कैसे तय किया? नहीं, उन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि कोई आराम से चला गया। आपने उनको देखा है कि वो स्लिम ट्रिम माशाल्लाह कैसी हो गई? जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उरूसा की सबसे एक बड़ी बात यह है कि जब वो किसी चीज की ठान लेती हैं तो वो छोड़ती नहीं है और वो करके दिखाती है। माशाल्लाह उन्होंने करके दिखाया और वो पतली हो गई। क्या बात, स्मार्ट हो गई। इसी तरह फवाद हैं, उसके बाद नापा के बहुत अच्छे हुसैन अब्बास हैं जो अमेरिका में रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग, उसामा हैं जिनको मैं जानता हूँ, उज़मा सबीन है, अकबर इस्लाम है, ये सब बड़े अच्छे नाम हैं और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। एंजला हमेश हैं, उसके अलावा कुलसुम आफ्ताब हैं। दीज आर एक्सीलेंट पीपल। राइट। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक, आपने अपने कीमती वक्त में से जो ऑल डेज बुक थे उनमें से आपने मुझे ये वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए और यकीनन आप जब आएंगे हम आपको तब तक बुलाएंगे क्योंकि आप हर बार कुछ ना कुछ नया हमारी प्लेट में जरूर सर्व करते हैं, सीखने को मिलता है। नहीं, आपने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा दिल से खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, आपसे मेरी कल मुलाकात हो रही है बशर्ते वफाए जिंदगी दुरुस्त की हालात। लीविंग यू विद वन ऑफ माई फेवरेट्स गोना बी शाजिया मंजूर विद रातां वे कालियां, रातां कियां लाइयां बरसातां। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।